नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 24 नवंबर 2024 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्म गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। भाई के गले लग रोने लगे विधायक। कांग्रेस ने 3 सीटें गंवाई, 4 पर तीसरे नंबर पर रही। मैं दोस्तों, पीएम मोदी बोले महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा है। डंके की चोट पर कहा एक है तो सेफ है, कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। वहीं भाई की हार पर किरोड़ीलाल का दर्द लिखा, मुझे अपनों ने मारा, कुछ जयचंदों के कारण भाई का कर्ज नहीं चुका पाया, भीतर घातियों ने बाण चलाया। इसी के साथ ही किरोड़ीलाल मीणा भाई को उपचुनाव में क्यों नहीं जिता पाए, परिवारवाद जनरल कास्ट की नाराजगी पड़ गई भारी। बेनीवाल का सियासी गढ़ भी ढह गया, विधानसभा में आरएलपी हो गई साफ। बताएंगे दोस्तों आपको उपचुनाव का पूरा गुणा भाग। वहीं भाजपा ने आखिर कैसे तोड़ा उपचुनाव का रिकॉर्ड। झुंझुनू में 21 साल बाद जीत मिली। रामगढ़ में बटोगे तो कटोगे नारे से धार्मिक गोलबंदी की। इसी के साथ ही 4 दिन में 2300 रुपए महंगा हो गया सोना। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 80,300, चांदी हुई 93,000 के पार। मैं दोस्तों, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर है? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को दिया झटका। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीती। भाई के गले लगकर रोने लगे विधायक। कांग्रेस ने 3 सीटें गंवाई, 4 पर तीसरे नंबर पर रही। चलिए दोस्तों, जानते हैं राजस्थान उपचुनाव में क्या क्या समीकरण रहे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी ने 5 सीटें झुंझुनू, खीमसर, देवली, उनियारा, सुलुम्बर, रामगढ़ पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस अपने कब्जे वाली 4 में से 1 सीट यानी दौसा पर ही सिमट गई। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने 84 सीट पर कब्जा बरकरार रखा। वहीं दौसा में चौंकाने वाला परिणाम आया है। यहाँ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं झुंझुनू में कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और खीमसर में सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार हुई। खीमसर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी की जमानत जब्त हो गई। खीमसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसी तरह सुलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और बीजेपी की शांता मीणा ने जीत दर्ज की है। शांता ने बीएपी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार कटारा को शिकस्त दी। वहीं दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा, झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र भानबू, देवली उनियारा से बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर, रामगढ़ से भाजपा के सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा ने बाजी मारी है। वहीं दोस्तों, अगर अब वोटवार बात की जाए तो यानी कितने वोटों से जीत दर्ज की है, तो खीमसर सीट से रेवंत राम डांगा जीते हैं और आरएलपी से कनिका बेनीवाल खड़ी हुई थी, वो हार चुकी है। वहीं अगर जीत के मार्जिन की बात की जाए तो 13,901 वोटों से रेवंत राम डांगा ने जीत हासिल की है। 2023 में इस सीट पर हनुमान बेनीवाल, जो की आरएलपी के नेता है, वो 2059 वोटों से यहां से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर यहां पर जीत दर्ज की है। वहीं अगली सीट झुंझुनू की बात की जाए तो यहां बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भानबू जीते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला हारे हैं। वहीं वोट के मार्जिन की बात की जाए तो 42,848 वोटों से राजेंद्र भानबू ने अमित ओला को शिकस्त दी है। 2023 में ब्रिजेंद्र ओला कांग्रेस से खड़े हुए थे और उन्होंने इस सीट पर 27,572 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार झुंझुनू सीट पर राजेंद्र भानबू ने 42,848 वोटों से जीत दर्ज करके कांग्रेस के अमित ओला को शिकस्त दी है। अगली सीट यानी 84 सीट की बात करें तो यहाँ पर अनिल कटारा, जो कि बीएपी प्रत्याशी है, वो जीत चुके हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कारीलाल हार चुके हैं। वहीं जीत के मार्जिन की बात की जाए तो 24,370 वोटों से बीएपी प्रत्याशी अनिल कटारा ने बीजेपी के प्रत्याशी कारीलाल को हराया है। वहीं 2023 में राजकुमार रोत ने यहाँ पर 59,166 वोटों से जीत दर्ज की थी। अगली सीट सुलुम्बर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी से शांता मीणा ने जीत दर्ज की है और बीएपी प्रत्याशी जितेश कटारा को हराया है। यहाँ पर वोट का मार्जिन 1,285 रहा। वहीं 2023 में अमृतलाल मीणा बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने इस सीट पर 14,691 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं देवली उनियारा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हराकर जीत हासिल की है। वोट का मार्जिन 41,121 वोट रहा। वहीं 2023 में यहाँ से हरीश मीणा
कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने 19,175 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार यहां पर नरेश मीणा खड़े हुए थे जो कि राजेंद्र गुज्जर से हार चुके हैं। वहीं नरेश मीणा थप्पड़ कांड की वजह से काफी चर्चा में भी है। चलिए अगली सीट रामगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के आर्यन खान यहाँ से हार गए। वोट मार्जिन 13,636 रहा। वहीं 2023 में जुबेर खान जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ पर 19,696 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो चलिए बात करते हैं आखिरी सीट यानी दौसा सीट की। यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहाँ पर कांग्रेस से दीनदयाल खड़े हुए थे और बीजेपी से जगमोहन मीणा खड़े थे। यहाँ पर कांग्रेस के दीनदयाल ने बीजेपी के जगमोहन मीणा को 2,300 वोटों से शिकस्त दी है। आपको बता दें 2023 में मुरारीलाल मीणा जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्होंने 31,204 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों अब बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ता केंद्र और राज्य के काम जनता के बीच लेकर गए। 84 की जनता को भी धन्यवाद। यहाँ हमें पहले से ज्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम हमारे लिए आशा अनुरूप नहीं आए। हालांकि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, बूथ कैप्चरिंग और धनबल के बावजूद भाजपा को 2 सीटों पर शिकस्त मिली है। ये सरकार की हार है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव था उसमें जब कांग्रेस हार गई थी तो कांग्रेस ने वहां पर भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम हैक होने तक के आरोप लगाए थे और यहाँ पर भी कांग्रेस का कुछ ऐसा ही बयान है। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जीतना मामूली बात नहीं है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का आभार। सभी को शुभकामनाएं। पीएम मोदी बोले महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा है। डंके की चोट पर कहा एक है तो सेफ है, कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीती शाम भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र देश का 6ठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बिहार में भी एनडीए को 3 बार लगातार जनादेश मिला है। अपने 49 मिनट के भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे के साथ की और समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम से किया। मोदी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र, कांग्रेस, अर्थव्यवस्था और विकास समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। इससे ठीक पहले भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, इसका श्रेय मोदी को जाता है। जनता ने पीएम मोदी की राष्ट्र सेवा पर मोहर लगाई है। महाराष्ट्र की जनता ने 2019 में भी भाजपा को जनादेश दिया था, लेकिन तब उद्धव ठाकरे की सत्ता की लालच ने जनता के आदेश का अपमान किया था। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को एक तरफा जीत मिली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन तो 60 से भी कम सीटों पर ही सिमट कर रह गया। यूपी की 9 सीटों पर जीत और हार की वजह मुस्लिम 100% सपा के साथ नहीं, नसीम के आंसू काम आए। पूरी प्रोफाइल जानिए। देखिए यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। इस बार बड़ा उलटफेर हुआ। शुरुआती दौर में बीजेपी और रालोदा 7 सीटों पर आगे थे। सुबह 9 बजे सपा 4 सीटों पर आगे हो गई, फिर 3 सीटों पर आ गई। इसके बाद काफी देर तक सपा की सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त रही। यही नतीजा भी रहा। सपा सीसामऊ और करहल ही जीत पाई। भाजपा ने सपा से कोटहरी और कुंदरा की सीट छीन ली। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की सीट पर सपा का कब्जा था। भाजपा ने फुलपुर, गाजियाबाद, मछुआ और खैर सीट पर जीत हासिल की थी। मिरारपुर सीट रालोदा के पास थी जो अब भाजपा की सहयोगी है। पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस 1 सीट जीती। बरनाला में बागी की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। 2 कांग्रेस सांसदों की पत्नियां पूर्व वित्त मंत्री भी हारे। देखिए हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। इनमें होशियारपुर जिले के चब्बेवाल से डॉक्टर इसाक कुमार, गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा, मुक्तसर के गिद्दड़बाहा सीट से हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लो जीते हैं। वहीं 1 सीट बरनाला में कांग्रेस के कुलदीप सिंह काला ढिल्लो जीते। ये सीट संगरूर से आम आदमी पार्टी सांसद बने गुरमीत सिंह मीत हेर का गढ़ रही है। वे लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार अपने करीबी को टिकट दिलाने के चक्कर में पार्टी में फूट पड़ गई। वहीं चुनाव में कांग्रेस के 2 सांसदों की पत्नियों को हार का सामना करना पड़ा। डेरा बाबा नानक में गुरदासपुर से सांसद की पत्नी जतिंदर कौर को गुरदीप सिंह रंधावा ने हराया। वहीं गिद्दड़बाहा में लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग को हरदीप सिंह ढिल्लो ने हरा दिया। वहीं दोस्तों एक बड़ी बात यह भी रही कि इस उपचुनाव में बीजेपी को झटका भी लगा है। कहीं भी मुकाबले में बीजेपी नहीं दिखी। जी हां, पंजाब की उपचुनाव वाली 4 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा। वो किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर तक नहीं आ सकी। गिद्दड़बाहा सीट
सीट से 2 बार के वित्त मंत्री रहे मनप्रीत बादल तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें बादल परिवार की विरासत का भी फायदा नहीं मिला। बरनाला में 2 बार के विधायक रहे केवल ढिल्लो भी हार गई, वो तीसरे नंबर पर रहे। डेरा बाबा नानक और चब्बेवाला में भी भाजपा बुरी तरह से पिछड़ गई। भाई की हार पर किरोड़ीलाल का दर्द, लिखा मुझे अपनों ने मारा, कुछ जयाचंदों के कारण भाई का कर्ज नहीं चुका पाया, भीतर घातियों ने बाण चलाया। देखिए, दौसा सीट से भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 6 पोस्ट करके अपनी ही पार्टी के लोगों पर हरवाने का इशारा करते हुए भीतर घात के आरोप भी लगाए। किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी के नेताओं पर भी इशारों में गंभीर आरोप लगा दिए। किरोड़ीलाल ने लिखा, मुझे तो सदा ही अपनों ने ही मारा है, मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं चाटुकारिता नहीं करता। इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया, भाई का कर्ज भी नहीं चुका पाया। वहीं किरोड़ीलाल ने लिखा, 45 साल हो गए, राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन करहा उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा। संघर्ष की इसी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा, जनता के आगे संघर्ष की दास्ता रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी, फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीजा। किरोड़ीलाल ने लिखा कि भीतर घाती मेरे सीने में बाणों की वर्षा कर देते हैं तो मैं दर्द को सीने में दबा सारी बातों को दफन कर देता, लेकिन उन्होंने मेघनाद बनकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर शक्ति का बाण चला डाला। 4.5 दशक के संघर्ष से न तो हताश हूँ और न ही निराश। पराजय ने मुझे सबक अवश्य सिखाया, लेकिन विचलित नहीं हूँ, आगे भी संघर्ष के इसी पथ पर बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प हूँ। इसके अलावा किरोड़ीलाल ने लिखा है कि गरीब मजदूर किसान और हर एक दुखिया की सेवा के वृत्त को कभी नहीं छोड़ सकता। हृदय में एक पीड़ा अवश्य है, ये बहुत गहरी है, पल पल सताने वाली है, जिसे भाई ने परछाई बनकर जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरी ही पीड़ा का समन किया। कर्ज चुकाने का मौका आया तो कुछ जयाचंदों के कारण मैं उसके ऋण को चुका भी नहीं पाया। आखिर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को उपचुनाव में क्यों नहीं जिता पाए? परिवारवाद, जनरल कास्ट की नाराजगी पड़ी भारी, बेनीवाल का सियासी गढ़ भी ढह गया, विधानसभा में आरएलपी हो गई साफ। देखिए दोस्तों, राजस्थान की हॉट सीट दौसा और खिमसर में वोटर्स के रुझान ने सियासत को गरमा दिया है। दौसा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और खिमसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार ने नए सियासी समीकरणों की तरफ इशारा किया। दौसा में पायलट समर्थक दीनदयाल भैरवा ने जगमोहन मीणा को शिकस्त दी। खिमसर में हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता रहे रेवंत राम डांगा ने बीजेपी के टिकट पर उन्हें हरा दिया। इन दोनों ही सीटों के नतीजों ने राजस्थान की राजनीति के 2 बड़े दिग्गजों के राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित किया। वहीं छोटे भाई जगमोहन मीणा के प्रचार के दौरान तो गले में भिक्षामदेही का बोर्ड लटका कर किरोड़ीलाल मीणा ने तो वोट की भीख तक मांगी थी, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सियासी हलकों में अब इस हार को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जमीनी सियासत पर कमजोर होती पकड़ से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब दौसा सीट पर उपचुनाव में भी बीजेपी को हार मिली। लोकसभा में किरोड़ीलाल ने हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा वापस लेने को लेकर मान मनोबल का दौर चला, लेकिन किरोड़ीलाल पूरी तरह से माने नहीं थे। मैं दोस्तों, अब तो माना ये भी जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा लोकसभा में अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने किरोड़ीलाल के भाई जगमोहन मीणा को टिकट देकर उनकी मांग तो पूरी कर दी, लेकिन वे अपने भाई को जिता भी नहीं पाए। अब दोस्तों, सभी के मन में एक सवाल है और सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हारे क्यों? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि दौसा में बीजेपी उम्मीदवार मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई की हार के पीछे भीतर घात एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और किरोड़ीलाल मीणा खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि भीतर घात की वजह से उनके भाई इस सीट पर हारे हैं। बीजेपी का एक खेमा भी नाराज था। पूरा विधायक शंकर लाल शर्मा का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज थे। गैर आरक्षित सीट पर जनरल कास्ट के उम्मीदवार की जगह बीजेपी से जगमोहन मीणा को टिकट देने से बीजेपी का एक खेमा और जनरल कास्ट के वोटर्स में नाराजगी थी। जनरल कास्ट की नाराजगी से बीजेपी का नुकसान हुआ। किरोड़ीलाल विरोधी खेमे ने परिवारवाद को भी बड़ा मुद्दा बनाया था। विरोधियों ने इस बात को मुद्दा बनाया कि किरोड़ीलाल खुद मंत्री हैं, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा महुआ से बीजेपी विधायक अब छोटे भाई जगमोहन मीणा को टिकट देकर एक ही परिवार में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। इस फैक्टर ने भी नुकसान किया है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा एक पायलट फैक्टर भी रहा और जातीय समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में हो गए थे। दौसा में कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल भैरवा सचिन पायलट समर्थक है। इस सीट पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रचार के लिए गए थे। सचिन पायलट ने भी 2 दिन घूमकर यहां पर प्रचार किया था। पायलट के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट थी। गुज्जर, दलित और मुस्लिम वोटर्स का साथ कांग्रेस को मिला। मीणा वोटर्स में भी विभाजन हो गया। इसका फायदा सीधा कांग्रेस को मिल गया और बीजेपी का नुकसान हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खिमसर सीट की। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल भी हार
हार चुकी है। अब दोस्तों सवाल ये भी है कि हनुमान बेनीवाल की सियासी गढ़ में क्यों हार गई बेनीवाल की ही पत्नी। देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि बेनीवाल की पत्नी की हार के पीछे परिवारवाद भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया। बेनीवाल पहली बार बीजेपी की टिकट पर खिमसर से विधायक बने थे। बीजेपी छोड़ने के बाद आरएलपी से जीते, पहली बार सांसद बने तो भाई नारायण बेनीवाल को टिकट दिया और वो भी जीत गए। इस बार सांसद बने तो पत्नी को टिकट दिया। तो दोस्तों सीधी सी बात है, परिवारवाद का मुद्दा तो बनना तय था। पिछले उपचुनाव के समय से ही बेनीवाल के कोर वोट बैंक में सेंध लगनी शुरू हो गई थी। आरएलपी के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए। हर किसी का विरोध और एक जैसी आक्रामक राजनीति जनता को रास नहीं आई। बेनीवाल की हार का एक बड़ा कारण बीजेपी के वोटों का बंटवारा नहीं होना था। अब तक दुर्ग सिंह खिमसर चुनाव लड़ते थे और बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो जाता था। इस बार दुर्ग सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। वे चुनाव नहीं लड़े, इसलिए वोटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और आरएलपी को नुकसान हो गया। दोस्तों ये हार एक हार नहीं है, बल्कि हनुमान बेनीवाल की सियासी पकड़ कमजोर होने के संकेत भी है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी के उपचुनाव हारने के बाद अब नागौर जिले की सियासत भी प्रभावित होगी। बेनीवाल सियासी रूप से कमजोर हुए। उन्हें उनके ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में जाकर उनकी पत्नी को उपचुनाव हरवा दिया, लेकिन 2023 का चुनाव बहुत कम अंतर से वो जीते थे। बेनीवाल अब तक सांसद का चुनाव गठबंधन बदलकर ही जीतते रहे हैं। पिछली बार जब वे बीजेपी से गठबंधन में सांसद बने थे तब 2019 के उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल जीते थे, तब बीजेपी उनके साथ थी। इस बार उपचुनाव में गठबंधन नहीं था। दोस्तों उपचुनाव में पत्नी की हार के बाद ये साफ हो गया कि बेनीवाल की आक्रामक राजनीति से बनाया हुआ उनका वोट बैंक दरकने लग गया है। यूथ वोटर्स उनके साथ जुड़ता तो है, लेकिन वे उसे बरकरार नहीं रख पाए। बेनीवाल के कोर वोटर्स का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से आरएलपी हारी है। आखिर भाजपा ने कैसे तोड़ा उपचुनाव का रिकॉर्ड। झुंझुनू में 21 साल बाद जीत मिली। रामगढ़ में बटोगे तो कटोगे नारे से धार्मिक गोलबंदी की। देखिए बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज करके एक इतिहास ही रच दिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी ने सरकार में रहते हुए लंबे समय बाद उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उपचुनाव हारने का सियासी मिथक भी तोड़ दिया है। बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट और कमियों को माइक्रो मैनेजमेंट से ठीक करके उपचुनाव में जीत का रास्ता बनाया। खिमसर और झुंझुनू की जीत बड़ी सियासी कामयाबी है। खिमसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराकर बीजेपी ने आरएलपी को उसके घर में ही मात दे दी। झुंझुनू सीट जीतकर बीजेपी ने शेखावटी में लंबे समय बाद परिपाटी तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। वहीं दोस्तों बीजेपी ने जो उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वो जीत ऐसे ही नहीं मिली। उसके पीछे बीजेपी की कड़ी मेहनत भी है। बीजेपी का सक्सेस मंत्र है, जैसे कि डैमेज कंट्रोल, सरकार में होने का फायदा और विपक्ष पर प्रहार। जैसे डैमेज कंट्रोल में उपचुनाव में बीजेपी ने सबसे पहले टिकट बांटे थे। जहां भी नुकसान की आशंका थी, नाराज नेताओं को तुरंत मनाकर डैमेज कंट्रोल कर लिया। जहां भी नाराजगी थी, उन नेताओं से सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद बातचीत की थी, जिसका अच्छा प्रभाव भी पड़ा और बगावत नहीं हुई। वहीं सरकार में होने का फायदा भी मिला। बीजेपी ने नेताओं और मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी थी। खुद सीएम हर सीट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम से लेकर मंत्रियों और नेताओं ने जनता के बीच जाकर ये समझाया कि सरकार के साथ रहने में ही उनका फायदा होगा। मैं दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जब सरकार पावर में होती है तो उस सरकार से कोई भी नेता दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा, कोई भी उससे बगावत नहीं करना चाहेगा। वहीं इसके अलावा विपक्ष पर प्रहार भी एक बड़ा सक्सेस मंत्र है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष की कमजोरियों का भी फायदा उठाया। कांग्रेस के बागियों को भी सह दी, जिसका उसे सीधा फायदा मिला। कांग्रेस का कई सीटों पर कमजोर टिकट वितरण और कमजोर मैनेजमेंट का फायदा बीजेपी को मिला है। और शायद कांग्रेस के हारने की यही वजह है कि कांग्रेस का कमजोर टिकट वितरण और कमजोर मैनेजमेंट ही कांग्रेस को ले बैठा। 4 दिन में 2300 रुपए महंगा हुआ सोना। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की रेट पहुंची 80,300। चांदी हुई 93,000 पार। देखिए भारतीय बाजार में जारी उठा पटक की वजह से सोने और चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 4 दिनों में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2300 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत बढ़ाकर 93,000 रुपए को पार कर गई। सराफा व्यापारियों के अनुसार बाजार में जारी अस्थिरता की वजह से सोने और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला अगले सप्ताह भी देखने को मिल सकता है। जयपुर के सराफा व्यापारी राज शर्मा ने बताया कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार बदलाव हो रहा है। इसके बाद निवेशक कीमती धातुओं में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि 76,000 रुपए के नजदीक पहुंच चुकी सोने की कीमत एक बार फिर से 80,000 रुपए को पार कर गई है। अब क्या राजस्थान के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी फ्री स्वेटर और जूते? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, CSR फंड आने पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखिए राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सर्दी में स्वेटर और जूते के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि फिलहाल शिक्षा विभाग स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल ड्रेस ही देगा। अगर हमारे पास पर्याप्त CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड आएगा, तभी स्टूडेंट्स को स्वेटर और जूते उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को फ्री स्वेटर और जूते देने की घोषणा नहीं की गई। शिक्षा विभाग द्वारा जो यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को दी जाती है, उसके साथ हम CSR एक्टिविटी के तहत स्वेटर और जूते स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करेंगे।
गर्मी में 360 मेगावाट बिजली की मांग, उपलब्धता 310 की थी। अब मावली में 400 केवी का जीएसएस बनेगा। शहर को कटौती और ब्लैकआउट से मिलेगी मुक्ति। देखिए, अब मेवाड़ और वागड़ के बासिंदों को भीषण गर्मी में बिजली कटौती की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने मावली की घासा पंचायत समिति के वीर धोलिया गांव में 400 केवी जीएसएस को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जमीन का आवंटन भी कर दिया गया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य अभियंता लखपत मीणा ने बताया कि यहाँ बिजली की हैवी लाइन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आगामी 2 दिसंबर को निविदाएं खुलेगी। परियोजना पूरी होने के बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सोलुम्बर जिलों के साथ साथ धरियावद क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बिजली समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इसकी मांग की थी। क्या राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर है? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को दिया झटका। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के साथ 15 राज्यों की 46 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। महाराष्ट्र में जहां महायुति ने भारी बहुमत हासिल की, वहीं झारखंड में सत्ता में एक बार फिर से इंडी गठबंधन की वापसी हो रही है। हालांकि कांग्रेस के इन चुनावों में परिणाम एक बार फिर से फिसड्डी जैसे साबित हो गए। दोनों ही चुनावी राज्यों में कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, जबकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी के निर्देशन में ही चुनाव लड़ रही थी। वहीं उसके बाद कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं राहुल गांधी का नेतृत्व ही तो कमजोर नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई बड़ा कमाल भी पार्टी नहीं दिखा पाई है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की थी, उनमें से केवल एक ही सीट पर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए दिखाई दिए थे। यानी राहुल गांधी की जनसभा में आई भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। राहुल ने राजनीति में 20 साल का सफर तय कर लिया है। राहुल ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और उसके बाद 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही। हालांकि उस दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी। इसके बाद कांग्रेस की निर्भरता राहुल गांधी पर बढ़ती गई और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। 1-2 राज्यों के चुनाव को छोड़ दे तो कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत संभावनावान नेता नहीं